Good day, students. Again, I am taking the second part of your economics statistic book, and the chapter name is Method of Statistical Inquiry, Census and Sample Methods. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं, एक सेंसस मेथड और एक सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में हमने ये देखा था ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ यूनिवर्स हैज बीन एग्जामिन्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा। यूनिवर्स में हम जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हैं हर किसी को हम उसमें कंसीडर करते हैं। बट सैंपल मेथड में हमने क्या देखा था कि सैंपल मेथड वी आर टेकिंग नॉट ऑल बट सम फ्रॉम ऑल। सबका यूनिवर्स का कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस सम में से थोड़ा सा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा इसमें है क्लस्टर सैम्पलिंग। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। द यूनिवर्स इज डिवाइडेड into some clusters from which sampling is carried out in a number of stages. This method is used when we need to divide and subdivide the population on the basis of certain characteristics. क्लस्टर सैम्पलिंग वाला मेथड हम जब यूज कर सकते हैं जब हम देखते हैं कि जहां हमारे जिस चीज का हमें डेटा कलेक्ट करना है वो जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा लार्ज है। अब उस लार्ज पॉपुलेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। रूरल एरिया में फुल्ली अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको कह सकते हैं, सेमी अर्बन एरिया, और इसी के साथ रूरल एरिया को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टाउन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेट्रो सिटीज हो सकती हैं, एक नॉर्मल मेजर सिटीज हो सकती हैं, छोटे छोटे टाउन्स हो सकते हैं, विलेजेस हो सकते हैं। तो इस क्लस्टर सैंपलिंग में हम टोटल इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके मेरिट्स, लार्ज एरिया को कवर कर पाता है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब हम अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए डिवीजन, सब डिवीजन अलग अलग हम उस पे वेरियस स्टेज पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है, लेस एक्यूरेट। इसकी जो इंफॉर्मेशन है पूरी तरीके से एंटायर यूनिवर्स पे पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाती। इसी में नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इसमें सबसे पहले पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग मीन्स, पर्पसिव मीन्स पर्पस, purpose means any our objective. So in this sampling, first of all we have to choose from the universe that of which section we have to collected data. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारी रिसर्च का पर्पस है, जो हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा किस तरीके से कर सकते हैं। डेलिब्रेट सैम्पलिंग, पर्पस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कि कौन हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कौन लोग हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी का नाम हमने दिया है पर्पसिव सैम्पलिंग। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं। हमारी स्टडी को फैसिलिटेट करता है, सिंपल मेथड है। डिमेरिट्स, बायस्ड, इसमें पर्सनल बायस आ सकते हैं। नॉट रिलायबल, पूरी तरीके से ये रिलायबल नहीं होता है। और इनएक्यूरेट, इसके जो डेटा हैं 100% एक्यूरेट नहीं होते। इसी में नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मीन्स सपोज your father has divide his total income into different sections, कि भाई इतना पैसा घर के राशन के लिए है, इतना पैसा घर के बच्चों के फीस के लिए है, इतना पैसा के कपड़ा वगैरह लेना है,
तो ये कोटा सैंपलिंग है, हर चीज का हमने अलग अलग कोटा बना दिया है, रिजर्वेशन कर दिया है. दिस मेथड इज divided into population different groups or class according to different characteristics like their gender, their age, annual income. So suppose we have to take the total expenditure of a family. So we have divided the total expenditure into different parts कि भाई ये हमने क्लॉथ्स के रख रखा है, ये हमने घर के राशन के लिए रख रखा है, ये चीज. इसी के मेरिट्स, इकोनॉमिकल मेथड है, रिलायबल है, ज़्यादा इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. बट इसके लिए जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, एनुमरेटर्स मस्ट बी स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट. स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और साथ में कॉम्पिटेंट होने चाहिए. इसके कुछ डिमेरिट्स हैं. पर्सनल बायस, पर्सनल प्रीजुडिस हमारी डिपेंड कर सकती है. और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो डिमेरिट है कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल मेथड है, इसमें एरर आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती. इसी में नेक्स्ट हमारा है सेम स्लाइड में कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस नाम से ही लग रहा है, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड. इसमें इंफॉर्मेंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से अपने एरिया को चूज कर सकता है, टाइमिंग को चूज कर सकता है, एज ग्रुप को चूज कर सकता है. मतलब दिस मेथड इज बेस्ड ओनली फॉर दैट. सपोज वी आर हैव टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज, तो वी हैव collected only that data which is related to a admission. हम वो ही डेटा उन्हीं बच्चों से कलेक्ट करेंगे जिनको उसमें एडमिशन वगैरह लेना है. तो that is called convenience sampling. In other words, this method is done by the investigator in a manner that is according to his convenience. It is the simplest method as it serve the purpose of convenience of investigator. ये हमारे इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंट पे डिपेंड करता है कि वो डेटा कितनी आराम से, कितने कम लोगों से कलेक्ट कर ले, जिससे जो उसका रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका फुलफिल हो जाए. अपने हिसाब से वो सेट कर सकता है. इसके कुछ मेरिट्स, सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है, इनएक्सपेंसिव, ये मेथड लीस्ट एक्सपेंसिव है. जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं उसमें सबसे कम खर्चीला है, इसकी कॉस्ट कम से कम है. बट कॉस्ट के साथ साथ इसके कुछ डिमेरिट्स हैं. अनरिलायबल है, इसके जो डेटा है अनरिलायबल, पूरी तरीके से हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. अनसाइंटिफिक डेटा है, इसका जो डेटा है वो साइंटिफिक मेथड पे ना होके अनसाइंटिफिक है. एंड पर्सनल बायस, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा जो पैनिक करने वाली चीज है, डेट इज पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. सो इन द प्रीवियस वी हैव स्टडीड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डेटा. You have to read it, you have to listen the video, and according to the need we can choose what are the method is best suitable for our research. कि हमारी रिसर्च को पूरा करने में कौन सा मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस मेथड से हम उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, वो है. इसी को लेके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड सैंपल. जब हमें कोई सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट, representative. A good sample is one which represent the characteristic of all the items in the universe. जब हम उस मेथड को फॉलो करेंगे जिसमें सारे यूनिवर्स के आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे,
This is possible only when each and every item in the population has participated. जितने भी हमारे रेस्पोंडेंट हैं, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, that all must be counted. Another word, homogeneity. होमोजेनिटी, होमोजीनियस का फीचर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग क्वेश्चन लेके जाते हैं फॉर द सेम रिसर्च. रिसर्च अगर सेम है तो डेटा शुड बी होमोजीनियस, कलेक्टेड बाय ऑल. इंडिपेंडेंट सिलेक्शन हमारा इस तरीके का होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेस्पोंडेंट की वजह से दूसरे रेस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्टरप्ट हो जाए. सफिशिएंट होना चाहिए. सफिशिएंस मीन्स वॉट एवर ऑब्जेक्टिव वी केप्ट इन माइंड फॉर टेकिंग अ रिसर्च. रिसर्च करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव हमने अपने माइंड में रख रखे हैं, उन सब से हमारा डेटा इस तरीके का होना चाहिए. डेट शुड बी सफिशिएंट. वी मस्ट बी सेटिस्फाई फ्रॉम आवर रिसर्च. हम अपनी रिसर्च से फुल्ली सेटिस्फाई होने चाहिए. सो दैट इज अ नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर टेकिंग एनी मेथड. A good investigator have to consider all the merits and demerits for starting their research. एक अच्छा वही इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेंट है जो अपनी रिसर्च को अच्छी तरीके से हर किसी चीज के मेरिट्स डिमेरिट्स को माइंड में रख के अपना मेथड सिलेक्ट कर सकता है. अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं. नेचर ऑफ स्टडी. भाई हमारी स्टडी का नेचर क्या है? डेट इज टेकिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. साइज ऑफ यूनिवर्स. जो भी हम चीज कर रहे हैं उस यूनिवर्स का साइज सिंपल है, स्मॉल एरिया है, लार्जर एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. If greater degree of accuracy is required, the size of sample should be large. जो भी हम सैंपल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वी नीड एक्यूरेसी, हम चाह रहे हैं कि उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, देन वी प्रेफर लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन. बिकॉज if we have taken a small size of population, we cannot say that our data is fully accurate. Another one, नेचर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की नेचर भी होमोजीनियस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम गांव में रहने वाले लोगों की स्टडी कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन रहने वाले गांव के ही हों. ऐसा नहीं है कि हम स्टडी तो कर रहे हैं गांव में रहने वाले लोगों की, पूछ रहे हैं शहर में रहने वाले लोगों से. यानी कि शहर में रहने वाले लोगों की स्टडी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं गाँव में रहने वाले से. Now the next topic is statistical error. That is more important. In statistical term, the difference between collected data and actual value of fact is known as statistical error. कि अगर हमने कोई 100% से कोई डेटा कलेक्ट करा है तो एक्चुअल डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा में जो भी डिफरेंस है, दैट इज कम स्टैटिस्टिकल एरर. अब इस एरर के कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर. सिलेक्शन ऑफ इनएडुक्वेट सैंपल्स. हमने जो सैंपल लिया है वो एडुक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. वी हैव टेकन रॉन्ग सैंपल्स. हमने रॉन्ग सैंपल्स ले रखे हैं. पर्सनल बायस का वहाँ फीलिंग आ रही है, बायस्ड फीलिंग्स हैं. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट्स. ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन एरर है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है. डिले ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली व्हेन डिपेंडिंग ऑन लोकल सोर्सेज. जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं उस डेटा को कलेक्ट करने में वी स्पेंड सम टाइम. So these type of errors is broadly classified as sampling errors. अब इसमें कुछ हमने अलग अलग एरर्स में डिवाइड कर रखा है. एक है सैम्पलिंग एरर और इसके बाद है नॉन सैम्पलिंग एरर.
सैम्पलिंग एरर वो वाली एरर होती है जो उस समय अकर हुई है जब हम उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो एरर जो अकर हुई है हमारी रिसर्च में एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. Sampling error refers to the difference between average of actual values of the given variables and average of sample estimate which are selected from the values of the given variables. यानी कि ये उस तरीके का डेटा है, ये जब हमसे एरर हुई है जब हमने उस डेटा को कलेक्ट करा है. डेटा को कलेक्ट करते वक्त जो एरर होती है डेट आर कॉल्ड सैम्पलिंग एरर्स. अब इसका एक एग्जाम्पल कि वी हैव टेकन 5 फार्मर्स का हमने एक एग्जाम्पल लिया है. अब उनकी इनकम देखी है, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, लेकिन हमने सिर्फ 2% की इनकम ली है, तो वो हो जाएगी सैम्पलिंग एरर्स. इन द नेक्स्ट स्लाइड यू हैव सीन नॉन सैम्पलिंग एरर्स. नॉन सैम्पलिंग एरर मीन्स दीज एरर्स वाइल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. उस डेटा को क्लासिफाई करते वक्त जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है, उस कलेक्ट करे हुए डेटा को जब हम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस समय जो एरर्स हो जाती हैं उसको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. दीज एरर्स आर एरर्स इन डेटा एग्जीक्यूशन, डेटा को एग्जीक्यूट करने में. नॉन रेस्पॉन्स एरर, हमने पूछा लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. और लैक ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, जो हमारे पे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है. तो ये वो वाली नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं जो इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, एक टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, या उसने उस क्वेश्चन को नहीं समझा, या उसका वहां पे उस समय ध्यान नहीं है. दीज ऑल आर नॉन सैम्पलिंग एरर्स. One thing be kept in your mind that the person who collecting data must be fully trained. उनको पूरा ट्रेन होना चाहिए जो भी इस टाइप के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. अगर हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तरीके से ट्रेन नहीं होंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उनको अपनी रिसर्च का पर्पस ऑब्जेक्टिव नहीं बताया जाएगा, तो देन वी कैन नॉट से दैट आवर कलेक्टेड डेटा इज एक्यूरेट. हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने डेटा कलेक्ट करा है वो पूरी तरीके से करेक्ट है. द मोस्ट important, the informant's objective, the person collecting data must be fully trained while they are collecting data. In the same and next slide you have seen some objective type questions, MCQ. These MCQ having 4 options and you have to select the right one, the most appropriate. इसमें एक क्वेश्चन के साथ कुछ उसके सैंपल्स हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं. अब आपको जो भी बेस्ट उसका ऑप्शन लगता है आप उसको सिलेक्ट करोगे. ये आंसर आप इस वीडियो को देख के, बुक की स्टडी करके आसानी से दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक 5th क्वेश्चन का मैं लेता हूँ. ए गुड सैंपल शुड बी, एक गुड सैंपल क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव, बी सफिशिएंट, सी इंडिपेंडेंट एंड डी ऑल ऑफ दीज. एक अच्छा सैंपल क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे सैंपल में रिप्रेजेंटेटिव का भी फीचर होना चाहिए, सफिशिएंसी का फीचर भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए. तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है ऑल ऑफ दीज. यू सीन द वीडियो केयरफुली and read your book, and the same slide you have seen some conceptual questions. For example, first question I am taking, define data. So data is a tool, data एक वो tool है which helps in reaching a sound conclusion. जो भी हम किसी conclusion पे पहुंचते हैं, किसी ultimate हम अपनी study के level पे पहुंचते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? Data. Census and sample methods, method of sampling, merits, demerits. So you have to see in this video very seriously because these are the most important methods for collecting data, and you have to do all the questions in your notebook
And if you have any query, then you can ask me. Next video we will see next chapter.